आरआरबी जेई 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी और किस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हैं हमारे मन में रहती हैं जब भी हम किसी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं अपने आप को। तो अगर आप 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सारी चीजें जो भी आपको पता होनी चाहिए इस नोटिफिकेशन के बारे में, वो हर एक चीज मैं इस एक वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सरकार ने क्या कहा है और इसका एनुअल कैलेंडर कब आएगा। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, देखिए अभी अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है रेल मंत्रालय से ही, जिसमें कि सारे जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट्स को, ठीक है ना, अलग अलग जो पोस्ट आपकी निकलती हैं आरआरबी में, उसके लिए कुछ इंडिकेशन दिया गया है, जिसमें कि हम यहां पर बात करने जा रहे हैं जूनियर इंजीनियर के लिए। जूनियर इंजीनियर के लिए इन्होंने कहा है कि भाई जितनी भी वैकेंसीज असेसमेंट अप टू 30/9/2026 यानी कि 30 सितंबर 2026 तक जितनी भी वैकेंसीज हमें चाहिए होंगी, मतलब जितने भी एप्लीकेंट्स हमें, मतलब जितने भी आप कह सकते हैं इंजीनियर्स की हमें जरूरत है आपके रेलवे के अंदर, उतने लोगों के लिए इन्होंने कहा है कि भाई एक असेसमेंट कर लो और हमें बता दो। साथ के साथ ये कहते हैं कि असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIR MS, यानी कि वो सारा का सारा जो है डेटा हमारे पास अप्रैल मई 2025 तक आ जाना चाहिए, और जिसका यहां पर इन्होंने ये दिया प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट, ठीक है ना, जून 2025 तक इसका ड्राफ्ट तैयार हो जाना चाहिए। यानी कि इनका कहना यह है कि जून 2025 तक ये ड्राफ्ट रेडी होकर जून से लेकर जुलाई के बीच में जो एनुअल कैलेंडर तय हुआ है सरकार द्वारा कि भाई 2025 की वैकेंसी निकाली जानी है, वो निकाल दी जाएंगी। यानी कि जो नया नोटिफिकेशन 2025 का है आपको जून से लेकर जुलाई के बीच में देखने को मिलेगा, और ये इनकी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है, एज वेल एज दोनों बातों में इन्होंने अपने एक नोटिस में ये अब बात साफ भी कर दी है। सवाल ये बनता है कि कितनी वैकेंसीज हमें इसमें देखने को मिलेंगी। देखिए मैं सबसे पहली बात आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये वैकेंसी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी आती है और बीटेक वाले बच्चों के लिए भी आती है, और इसमें ना डिप्लोमा वाले बच्चों को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, ना बीटेक वाले बच्चों को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इसमें सिविल के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी, मैकेनिकल के लिए देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिकल के लिए देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखने को मिलेगी, कंप्यूटर साइंस के लिए देखने को मिलेगी, आईटी वाले बच्चों के लिए देखने को मिलेगी। अब सवाल बनता है कि कितनी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। यहां पर अनुमान ये कहता है, जो भी बीच बीच में आप कह सकते हैं नोटिस आते रहते हैं, क्योंकि अभी तक तो ऑफिशियली इन्होंने नहीं बोला है, लेकिन इनका कहना यह है कि हम 6000 प्लस वैकेंसीज निकालेंगे। अब सवाल ये बनता है कि पास्ट ईयर्स में कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या ये 6000 का नंबर सही हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया में, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसलिए उस चिंता को बिल्कुल भी अपने मन में लेकर ना चलें। अब 2018-19 वाला नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो 13,487 वैकेंसी आई थी। 2024 में जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें 7,951 वैकेंसीज थी। अब सवाल बना है 2025 में कितनी होंगी, और आपको यह भी देखकर लग रहा होगा कि सर यहां तो इतनी सारी वैकेंसीज थी जब 18 में नोटिफिकेशन आया था और फिर जब 24 में आया है तो सर बड़ी कम वैकेंसीज हैं। देखिए पहले जो वैकेंसीज आती थी वो 4-4 5-5 साल के गैप में आती थी, इसलिए वो एक बल्क में आती थी और वो एक बड़ा नंबर नजर आता था। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस बात पे गौर करना चाहिए कि अब वैकेंसीज रेलवे ने तय किया है कि हर साल निकाली जाएंगी। जैसे एसएससी में हर साल एक एनुअल कैलेंडर जारी होता है, वैकेंसीज जारी होती हैं, ऐसे ही 2024 में आपको 7,951 वैकेंसी जो देखने को मिली, 2025 में भी आपको 6,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो ये कोई एक मनगढ़ंत फिगर नहीं है, और ये आपको रियल फॉर्म में जून जुलाई में देखने को मिलने वाला है। अब यहां पर आप देखेंगे तो अलग अलग जोन्स में वैकेंसीज होती हैं। ये कई सारे जोन्स जो रेलवे के हैं ये मिलकर ये वैकेंसी बनाते हैं। अगर आप 2025 में सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकालने वाले जोन्स देखेंगे तो जैसे मुंबई सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला जोन था, 555 वैकेंसीज देने, फिर सिकंदराबाद 386, अजमेर में 307। तो ये टॉप 5 वो जोन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिली थी, राइट। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो डिप्लोमा और बीटेक, कई बार बच्चों को मन में ये थोड़ा सा वो रहता है कि एक्सपीरियंस तो नहीं चाहिए, एलिजिबिलिटी है भी मेरी या नहीं। पूरी तरह से आप एलिजिबल हैं, कोई एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें पहले एक CBT 1 का पेपर होता है जिसको आरआरबी कहता है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है,
और फिर अगर आप CBT 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको CBT 2 का पेपर देने का मौका दिया जाएगा, जिसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसी की बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर आपका DV और मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है ना, नो इंटरव्यू। तो इसमें आपका कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, तो सिर्फ आपको CBT 1 और CBT 2 का पेपर देना होगा। CBT 1 का जो पेपर होता है उसके अंदर आपसे नॉर्मल जो एप्टीट्यूड होता है, मैथमेटिक्स, वो आपसे पूछी जाती है, जिसमें 30 क्वेश्चन उसके होते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो पेपर है CBT 1 आपका एक नॉन टेक्निकल सिलेबस को पजेस करता है। और इसमें मैं यही कहूंगा कि ज्यादातर इंजीनियर्स के जो या इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं उनका प्राइम फोकस उनकी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स रहता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक उनको देखने को मिलता है CBT 1 में। तो अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको पता है कि मेरे को 2025 में RRB में अप्लाई करना है, तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप पहले से ध्यान देना शुरू करें। एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि इसके अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है, और 90 मिनट का पेपर है, तो 90 मिनट में आपसे 100 सवाल पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप ये क्लियर कर लें तो CBT 2 का पेपर देने को मिलेगा। और CBT 2 को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर नॉन टेक्निकल पार्ट ऑफ द सिलेबस भी पूछा जाता है, और आपसे आपकी इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, यानी कि टेक्निकल सिलेबस भी इसके अंदर होता है। यानी कि जनरल अवेयरनेस के अगर आप देखें तो इसके अंदर 15 क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर आपकी ब्रांच सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, EC है, जो भी आपकी ब्रांच है उससे भी 100 सवाल पूछे जाएंगे। 150 सवाल इससे पूछे जाते हैं, 150 नंबर का ही पेपर है, लेकिन इस बार 150 क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 120 मिनट। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, और लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर आपको मिलता है। यानी कि जब आप पेपर देने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो आपके न्यूमेरिकल अगर जो आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, उसके लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, जो कि उनके पोर्टल स्क्रीन पर आपको दिया जाएगा, राइट। अब यहां पर देखते हैं तो मन में एक सवाल बार बार आता है कि सर RRB JEE 2025 के लिए अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूं तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, मैं कितना समय मुझे लग जाएगा कि मैं RRB JEE के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊं। देखिए CBT 1 का सिलेबस टोटली डिफरेंट है, और फिर CBT 2 में आपका एक और बड़ा सिलेबस है, क्योंकि CBT 2 के अंदर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों ही पार्ट नजर आते हैं। बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, ठीक है, हम ये कहना चाहेंगे कि CBT 1 में लगभग आपको 4 महीने कम से कम, ये मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूं, जब आप पूरी मेहनत के साथ और लगन के साथ तैयारी करेंगे तो कम से कम 4 महीने का समय आपको लगता है। और वहीं पर CBT 2 में उससे भी ज्यादा समय लगता है, 6 महीने का समय। तो एक एडवाइस भी आपको साथ साथ दूंगा, अगर आप RRB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो CBT 1 और CBT 2 के लिए साथ साथ प्रिपेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि CBT 2 के अंदर जो टेक्निकल पार्ट है, CBT 1 के बाद CBT 2 के पेपर में बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलता। अगर पेपर किसी वजह से डिले हो जाता है, जैसे कि 2024 के पेपर में हुआ है, तो आपको ज्यादा समय मिल सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसीलिए CBT 1 और CBT 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी अपनी साथ साथ शुरू कर दें। लेकिन CBT 1 जो है आपका शुरुआत के दिनों में थोड़ा प्राइम फोकस होना चाहिए। फिर इसमें एज लिमिट की बात की जाए, देखिए वैसे तो इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट, मिनिमम तो 18 साल होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट जनरली 33 साल तक रहती है, ठीक। अब ये नोटिफिकेशन कोरोना के बाद जारी हुआ था, तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2020 में कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से कई लोगों को पेपर देने का मौका नहीं मिल पाया था, वैकेंसी डिले भी हुई थी, ठीक है। इनका कहना था नोटिफिकेशन भी डिले हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने 33 साल से उसको 36 साल कर दिया। लेकिन इस बार 2025 के नोटिफिकेशन में वापस से 33 साल होगा या 36 साल रखा जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। तो नोटिफिकेशन में ही हमें ये चीज की क्लैरिटी मिलने वाली है। साथ के साथ आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, क्योंकि ये जो एज लिमिट मैंने आपको यहां पर बताई है, ये एक अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बताई है। अब अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप एज रिलैक्सेशन के बेनिफिट्स को यहां पर अवेल कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप उस जितना भी मान लेते हैं कि SC कैटेगरी या OBC कैटेगरी के लिए 3-5 साल जितना भी आपको आप कह सकते हैं एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको एडिशनल टाइम मिल जाएगा, जिसके बिहाफ पर आप ज्यादा एज सब पे होने पर भी अप्लाई कर पाते हैं। अब देखिए RRB में भी हर ब्रांच के लिए
अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे आप एसएससी में देखते होंगे सीपीडब्ल्यूडी है, ठीक है ना, उसके अलावा एनटीआरओ, सीडब्ल्यूपीआर, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में आपको जाने का मौका एसएससी से मिलता है। ऐसे ही आरआरबी भी, अगर आप सिविल की बात करें तो सिविल में पीवी एंड ब्रिज डिपार्टमेंट है, फिर डिजाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन डिपार्टमेंट है, फिर एक वर्क डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन यूनिट का, फिर ऐसे वर्क एंड रिसर्च डिपार्टमेंट भी है, फिर आरएनडी डिपार्टमेंट है, वर्कशॉप है, ट्रैक मशीन है। ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जो जिनसे कि आप अगर देखेंगे 2024 के नोटिफिकेशन को भी तो उसके अंदर ये दिए गए हैं। ऐसे मैकेनिकल के लिए अपने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए अपने हैं, ईसी, ईईआईटी और सीएस के लिए कुछ कॉमन यहां पर डिपार्टमेंट्स है जिसमें कि इन सभी ब्रांच के बच्चे इनके लिए अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। और एक स्टोर एंड डिपो डिपार्टमेंट है जिसमें कि आपके पास इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि बहुत से बच्चों का एक सवाल ये हो सकता है कि मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊं, क्योंकि जब आप पेपर देंगे तो पेपर में जब फॉर्म भरना होगा आपको, तो फॉर्म भरते समय आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी प्रायोरिटी कौन सी है, बेस्ड ऑन योर मार्क्स, कि आप कितना आरआरबी जेईई का पेपर देने पर कितने मार्क्स गेन कर पाते हैं, उसी के बेसिस पर आपको डिपार्टमेंट भी अलॉट होते हैं। तो उसमें आपको प्रायोरिटी भी भरनी होती है कि भाई मेरी प्रायोरिटी ये है, ये अब पहली प्रायोरिटी ये वाला डिपार्टमेंट है, दूसरी प्रायोरिटी ये वाला डिपार्टमेंट है, तीसरी प्रायोरिटी ये वाला डिपार्टमेंट है। तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं है कि मेरे को कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए, किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी कट ऑफ जाती है, ये सारी अगर नॉलेज आपको चाहिए है तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपकी ब्रांच क्या है और आपका इसमें से आपको लगता है कि किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। और अगर आप ये भी नहीं चूज कर पा रहे तो जो भी आपकी क्वेरी है डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कितने मार्क्स लाने चाहिए इस डिपार्टमेंट के लिए, या सर मेरे को वर्क डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा लग रहा है, या वर्क डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, ठीक है, जो भी आपके मन में क्वेरी आती है वो आप जरूर कमेंट करके बताएं। और जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे उसके बेसिस पर हम ये तय कर पाएंगे कि भाई आपके लिए किस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है आपको देनी चाहिए। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसके बेसिस पर आपको और इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। अगर आप आरआरबी जेईई की सैलरी की बात करते हैं, देखिए ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है, ठीक है ना, हमारे रीसेंट स्टूडेंट की। अगर आप देखेंगे तो ये सैलरी स्लिप ये कह रही है कि ये एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी कि सिविल इंजीनियर की, क्योंकि आरआरबी में इंजीनियरिंग बुलाया जाता है सिविल इंजीनियरिंग को, ठीक है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बच्चे की है जो कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे है वर्क डिपार्टमेंट में, ये देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है। और इनकी जो नेट सैलरी देखिए डिटेल में भी मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके बता सकता हूं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आरआरबी जेईई सैलरी बाय शुभम सर तो मिल जाएगी, वरना मैं कॉमेंट सेक्शन में भी पिन करा दूंगा उसका लिंक, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में ब्रेकअप करके पूरी सैलरी बताई है। और मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि जब आरआरबी में आपका सिलेक्शन होता है तो शुरुआत के 6 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप रेलवेज के साथ बेहतरीन काम कर सकें आगे चल के। इसलिए ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो सैलरी है वो अलग होती है, और फिर जो ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो आपकी सैलरी अलग होती है। तो ये देखिए दोनों, जो एक ट्रेनिंग के पहले है एक ट्रेनिंग के बाद है, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि अलाउंसेस आपके बढ़ जाते हैं ट्रेनिंग के बाद। तो वो पूरा ब्रेकअप आप मेरी सैलरी वाली अलग सी वीडियो में देख सकते हैं। आरआरबी जेईई की जो आपकी पोस्ट है, ठीक है, इसमें जो ग्रेड पे है 4200 होता है, और उसी के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो आपकी ये सैलरी यहां पर फॉर्म होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये ग्रुप सी में कंसिडर की जाती है भारत सरकार में। ये पोस्ट किस पे कंसिडर की जाती है? ग्रुप सी में। और एसएससी जेईई के थ्रू जो सिलेक्शन आपका होता है वो ग्रुप बी की पोस्ट होती है। तो अगर आपको ये भी डाउट है कि सर एसएससी जेईई से सिलेक्शन लेना चाहिए, आरआरबी जेईई से सिलेक्शन लेना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो आप वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके ऊपर, आपके लिए जो अलग से वीडियो है वर्सेस एसएससी जेईई वर्सेस आरआरबी जेईई वो भी अलग से बता दूंगा, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, सो दैट कि आप उसमें भी अपना एक चयन कर सकें। ये एक नॉन गैजेटेड पोस्ट मानी जाती है। आरआरबी का एक बहुत अच्छा ये होता है कि देखिए एक तो जॉब सिक्योरिटी है, आपको पूरे देश में अलग अलग जगह पोस्टिंग भी मिल जाती है। जो जोन आप चुनते हैं उस जोन में आप देश के किसी भी जोन से अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आप यूपी में रहते हो लेकिन आप काम मुंबई में करना चाहते हैं, ठीक है, तो मुंबई जोन से आप अप्लाई करके बॉम्बे में आराम से रह सकते हैं सेलेक्ट होने के बाद, ठीक है। और एक खास बात, आपको रेलवे में ट्रेवल करने की कोई कॉस्ट नहीं पे करनी होती क्योंकि आपको रेलवे पास मिलता है। तो एक बहुत, ये भी एक बहुत, क्योंकि रेल हमारे देश का एक सबसे बड़े पीएसयू में से एक पीएसयू माना जाता है, और बहुत से लोगों का हमेशा ये सपना रहा है कि रेल में काम करने का हमें मौका मिले। अब जैसा कि हमने शुरुआत में भी बातचीत करी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने के लिए चाहे आप जिस भी ब्रांच से आते हो अलग अलग कट ऑफ जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि सिविल की एक कट ऑफ जाएगी या मैकेनिकल की एक कट ऑफ जाएगी। जब आप पेपर देंगे तो सिविल में भी पीवे की अपनी कट ऑफ है, डिजाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन में जाने के लिए आपको अलग नंबर की जरूरत है। तो किस जोन में
किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी कट ऑफ जाती है। जैसे कि मुंबई जोन में इस डिपार्टमेंट की कितनी कट ऑफ होगी, या आप अजमेर जोन से अप्लाई कर रहे हैं तो अजमेर जोन में वर्क एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में जाना है तो कितनी कट ऑफ होगी। हर एक जोन की अलग कट ऑफ होती है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। तो आपको जोन वाइज कट ऑफ की जरूरत है या डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ की जरूरत है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको कट ऑफ बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है। बस मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके से देखते हैं उसको, जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से आपको बता दिया जाएगा, ताकि आप आने वाले समय में जब 2025 के लिए अप्लाई करें तो एक पूरी क्लैरिटी के साथ अपनी तैयारी करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे ही आपकी जो क्वेरी है उसके ऊपर मैं वीडियो रिलीज करूं तो आपको YouTube नोटिफिकेशन दे सके। आरआरबी जेई में जब आप अप्लाई करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो 500 रुपए है। SC ST कैटेगरी में आते हैं या किसी माइनॉरिटी में आते हैं या EBC क्लास में आते हैं तो 250 रुपए है। एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी 250 रुपए है। और इसका भी अपना एक क्राइटेरिया है कि अगर आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर देने के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, उनके 400 रुपए उनको रिटर्न कर दिए जाते हैं। और अगर पेपर नहीं देने जाते हैं तो इसमें कुछ भी रिफंड वापस नहीं आता। यानी कि एक्चुअल सही मायनों में देखा जाए तो 100 रुपए आपकी एप्लीकेशन फी है। और वहीं पर अगर आप और अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा किसी भी और कैटेगरी में आते हैं तो आपको 250 रुपए जो आपने एप्लीकेशन फी भरी है पेपर देने के बाद, ये पूरी की पूरी आपको रिटर्न आ जाती है, राइट। लेकिन अगर आप पेपर देने नहीं जाते हैं तो ये इसमें से आपको कुछ भी रिफंड नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट आपको बता देता हूं कि जो भी SC और ST कैटेगरी में लाई करते हैं उन बच्चों को जो रेलवे है, जब आप पेपर देने जाते हैं तो ट्रेवल पास भी रेलवे का प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप अगर दूसरे शहर में पेपर देने जा रहे हैं तो एक ट्रेवल पास मिलता है। यानी कि सरकार आपको मदद करती है आपकी ट्रेवलिंग में भी, जो कि वो कॉस्ट भी आपके लिए सरकार ही बियर करती है अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं, राइट है। अब अगर मैं करियर पाथ की बात करता हूं या प्रमोशनल स्ट्रक्चर की बात करता हूं, जब आप सेलेक्ट होंगे तो आप एज अ जेई ज्वाइन करेंगे। आगे चल के आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं, उसके बाद सेक्शन इंचार्ज बन सकते हैं। और जब आपको लगभग आरआरबी में काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे तो आपका एक इंटरनल एग्जाम का ऑप्शन आपको मिलेगा। और अगर आप वो इंटरनल एग्जाम देते हैं, आप उसको पास करके असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर भी बन सकते हैं, जिसको AEN बुलाया जाता है। एक ये अच्छी पोस्ट है, बहुत ही मतलब एक लुक्रेटिव पोस्ट मानी जाती है रेलवेज के अंदर। उसके बाद आप डिविजनल इंजीनियर बन सकते हैं, उसके ऊपर आप जाके सीनियर डिविजनल इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा करियर पाथ है, एक प्रमोशनल स्ट्रक्चर है। अब सवाल ये बनता है कि सर कितने समय में हमारा जो प्रमोशन, देखिए वैसे तो 5 साल के बाद पेपर देकर आप कर सकते हैं, वरना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है डिपेंडिंग अपॉन कि कितने लोग रिटायर हो रहे हैं और कितने लोगों के लिए अपर सेगमेंट में स्पेस बन रही है। तो 4 से 5 साल का मिनिमम समय लगता है आप एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर आप अपग्रेड होकर जा पाएं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर में अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि पेपर में न्यूमेरिकल भी आते हैं, हालांकि आरआरबी जेईई कम न्यूमेरिकल पूछता है टेक्निकल वाले पार्ट से, लेकिन कैलकुलेटर बेस्ड सवाल भी आते हैं, बिना कैलकुलेटर वाले भी सवाल आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी आते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप के सवाल भी आते हैं, कंसेप्चुअल वन लाइनर सवाल भी आते हैं, असर्शन रीजन वाले सवाल भी आते हैं, पिक्चर बेस्ड सवाल भी आते हैं। तो हर तरीके का सवाल, अलग अलग तरीके के सवाल जो है आपकी पर्टिकुलर ब्रांच से जैसे जैसे बन सकता है, आरआरबी हर तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है। डिफिकल्टी लेवल कहें तो इजी टू मीडियम कहूंगा, डिपेंडिंग अपॉन और एग्जाम से जब मैं इसको कंपेयर करता हूं। लेकिन ये डायरेक्टली, जैसे वैसे तो मैं इसको नॉर्मल वे में कह रहा हूं कि इजी टू मीडियम, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट आरआरबी में काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर कंपटीशन बहुत टफ होता है। क्योंकि अगर आप किसी और अपने ए या जेई एग्जाम से कंपेयर करेंगे तो आरआरबी वो एक ऐसा एग्जाम है जिसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट लगभग डबल होते हैं। अगर आप मान लेते हैं स्टैंडर्ड एग्जाम एसएससी जेई से ही कंपेयर कर लें तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट अगर एसएससी के अंदर 5 लाख बैठ रहे हैं या 6 लाख बैठ रहे हैं, तो यहां पर आरआरबी में अगर आप डेटा निकालेंगे तो 10 से 11 लाख बच्चे बैठते हैं, राइट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। रिसोर्सेज देखिए, प्रिपरेशन के लिए आपको क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, क्लास नोट्स की जरूरत पड़ेगी, टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस बुक की जरूरत पड़ेगी। कुछ स्टैंडर्ड बुक मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं जो कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं, जैसे कि जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए रिकमेंड कर सकता हूं बेसिकली, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं। ऐसे ही आपको चैनल पे अपडेटेड रहिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और ईसी के लिए भी आपको सिमिलर फॉर्म में स्टैंडर्ड बुक्स रिकमेंड कर दी जाएंगी कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन से ऑथर की आप बुक ले सकते हैं, जो कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर जाकर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको एक अच्छी प्रैक्टिस बुक की जरूरत है तो आप टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें से भी ले सकते हैं। ये AEJ एग्जाम बुक है और ये इसी की ही एक स्मार्ट फॉर्म ऑफ बुक है।
क्योंकि जनरली जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो जैसे कि मैंने बोला कि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी टू मीडियम लेवल के होते हैं। अब वही किसी के लिए डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, वही किसी के लिए इजी भी हो सकते हैं, वो किसी के लिए मीडियम लेवल भी हो सकते हैं। अब ये कैसे तय किया जाए, इसको तय करने का तरीका इस बुक के अंदर है, तभी ये स्मार्ट बुक है, क्योंकि इसके अंदर स्मार्ट आंसर की दी गई होती है। किसी क्वेश्चन को कितने समय में आंसर किया जाना है, कितने लोग उस क्वेश्चन को सही करते हैं, कितने लोग गलत करते हैं, कितने लोग स्किप कर देते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग इस बुक में दी गई है। इसका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको एक अच्छी बुक की जरूरत है प्रैक्टिस के लिए तो आप इस बुक को ले सकते हैं। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद भी आपको लगता है कि आपका कोई डाउट रह गया है, तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको दिखाता हूं, उसके अंदर आप अपने एग्जाम का नाम, ठीक है, मेंशन करके आप जो भी दिक्कत आप फेस कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको लिखित में लिखकर हमें बताएं, ताकि मैं कोशिश करके आप लोगों को उसका बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। देखते हैं कैसे भाई। अगर आप देखेंगे तो मैं जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी वीडियो में आप जाएंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, देखिए यहां पर आस्क योर डाउट विद टॉपर, यहां पर एक फॉर्म लगा हुआ है। इस फॉर्म को आप क्लिक करके इसमें अपना एग्जाम का नाम मेंशन करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे साथ डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो डायरेक्टली मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर खुला होता है और मैं इसको डायरेक्टली पढ़ पाता हूं। राइट, एक पॉइंट। दूसरा देखिए, अभी के लिए एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता देता हूं, क्योंकि आरआरबी जेईई 2025 हमारे सामने है और हम अगर पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयारी करते हैं तो हम आरआरबी जेईई 2025 क्रैक कर पाएंगे। इसलिए आरआरबी जेईई 2025 के लिए एक नया क्लास हम आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं। आरआरबी जेईई के लिए अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं और प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 3606 रुपीज में आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे तैयारी कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने का सिंपल रास्ता मैं आपको बता देता हूं, जो डिस्क्रिप्शन आपने देखा, ठीक है ना। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सुपर कोचिंग आप लोगों के लिए अफोर्डेबल भी है, क्योंकि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज की हमने बात करी कि हमें क्लासेस की जरूरत होगी, हमें नोट्स की जरूरत होगी, हमें टेस्ट सीरीज की जरूरत होगी, हमें प्रैक्टिस बुक की जरूरत होगी, ये सभी चीजें आपको इस पर्टिकुलर अफोर्डेबल प्राइस 3606 रुपीज में मिल जाएंगी। कैसे? बस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हैं तो देखिए, आप अपनी ब्रांच को चूज करते हुए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपकी ब्रांच है, उस लिंक पे क्लिक करिए। इस लिंक पे क्लिक करते ही आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर आप देखेंगे यहां पर एक ऑप्शन आएगा सुपर कोचिंग का। ये देखिए, सुपर कोचिंग पे क्लिक करते ही आप एईजेई एग्जाम पे क्लिक कर सकते हैं और इसके अंदर हल्का सा नीचे मूव होते ही आप एईजेई सिविल सुपर कोचिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी है आपकी, या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी ब्रांच है आपकी, उस ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं, ठीक है, 21 मार्च और 22 मार्च के लिए ये प्राइसेस जो आपको यहां नजर आ रहे हैं, ये क्रैश्ड प्राइसेस हैं, यानी कि ये रिड्यूस्ड प्राइसेस हैं, जो कि 23 मार्च से आपको अवेल नहीं होंगे। इसीलिए इसको अभी से ऑप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपको सुपर कोचिंग में नजर आ रहा है कि आप आरआरबी जेईई सिविल की क्लास कर सकते हो, क्योंकि आपने सिविल वाली चूज करी है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखें तो आप इसमें एसएससी जेईई 2025 की क्लास भी साथ साथ कर पाएंगे। ये एक बेनिफिट है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का, कि आप मल्टीपल एईजेई एग्जाम की क्लास एक सिंगल एनरोलमेंट में कर सकते हैं। सिर्फ आरआरबी की नहीं, और भी एग्जाम्स की क्लासेस कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी सभी एग्जाम्स की, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम आपका एईजेई लेवल पर हो। इसी के अंदर आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है, ठीक है ना, नोट्स भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आपके प्रेफर्ड लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहते हैं। और आपको इसके साथ प्रैक्टिस बुक भी जो हमने बताया आपको वो साथ साथ मिलती है। ठीक है, तो वो बुक भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और इसके प्राइसिंग सेक्शन में जाएं, ठीक है, और मेरी हाई रिकमेंडेशन है कि आपको कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। कितने का लेना चाहिए? 1 साल का, क्योंकि प्रिपेयर करने में समय लगता है, ठीक है ना, वरना बीकॉम हमारे लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन था करना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब 6 महीने आपके लिए जरूरत है या 1 साल आपको ऑप्ट करना है, वो तो आप ज्यादा समझदार हैं, वो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन 1 साल की रहेगी। यहां पर अप्लाई कूपन में आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, यहां पर लिख दीजिएगा शुभम सर, और शुभम सर लिखने पर जो भी बेस्ट पॉसिबल प्राइस होंगे वो रिड्यूस होकर यहां पर आ जाएंगे और आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, 4149 रुपीज में आप पूरे साल के लिए मुक्त हो जाएंगे। आपकी जो क्लासेस हैं, आपकी जो तैयारी के लिए नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, प्रैक्टिस बुक है, वो हर एक चीज आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन के फॉर्म में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में मिल जाएगी। राइट है, और आप चाहें तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी फिर से आपको रिकमेंडेशन रहेगी कि 1 साल का कम से कम चुने, क्योंकि सीबीटी 1 का पेपर भी देना है, उसको क्वालिफाई करने के बाद सीबीटी 2 का पेपर भी देना है और फाइनल सिलेक्शन लेना है। और भी कोई भी क्वेरी रहती है, फॉर्म जरूर भरिए और हमें अपनी बात जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।